हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ गई कि पेटीएम का आईपीओ लिस्ट हो गया और बहुत दिनों के बाद हमें एक पुअर लिस्टिंग देखने को मिली और स्टॉक करीब 20% नीचे क्लोज हो गया। हमने आपको कुछ टाइम पहले ये वार्न किया था कि इस स्टॉक को लिस्टिंग गेन के लिए मत खरीदिए। तो ये जो फॉल हुआ है 20% का लिस्टिंग पे, इसे हम कैसे देखें, इस बारे में हम बात करेंगे और साथ में मैं आपको समझाऊंगा पूरा खेल और इस आईपीओ और इस लिस्टिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स, और साथ में हम पेटीएम की स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो आइए पहले इस बारे में बात करते हैं कि इसने इतनी खराब लिस्टिंग क्यों दी। अगर आप देखिए तो पब्लिक को एक कहानी रटाई गई कि वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। दोस्तों, क्या इन्वेस्टिंग इतना आसान है कि आप बस वैल्यूएशन देखो और उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? फिर तो हर कोई वैल्यूएशन देखकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा और करोड़पति अरबपति बन जाएगा। क्या ये खेल इतना आसान है? हमें वैल्यूएशंस जरूर देखनी चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर भी कुछ चीजों को देखना चाहिए। क्या वैल्यूएशंस हाई थी? ऑफ कोर्स हाई थी। अगर आप देखिए तो पेटीएम की जो वैल्यूएशन थी वो 20% ऑफ एचडीएफसी बैंक, यानी कि एचडीएफसी बैंक की जो वैल्यू होती है उसकी 1/5 वैल्यू जो है पेटीएम को दी गई, जबकि वो एक बैंक भी नहीं है। वहीं अगर हम कोटक बैंक से कंपेयर करें तो उसकी 40% वैल्यूएशन, और अगर हम एक्सिस बैंक से कंपेयर करें तो 65% के बराबर की वैल्यू पेटीएम की आंकी गई। तो डेफिनेटली इट वाज एन एक्सपेंसिव आईपीओ। दूसरा जो फैक्टर रहा प्रॉफिटेबिलिटी का, तो पब्लिक को यह कहानी भी रटाई गई कि भैया इतने सालों से तो ये कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। लेकिन अगर आप देखिए तो कितनी ही आपको हिस्ट्री में ऐसी कंपनी मिलेंगी जिन्होंने 10 साल तक प्रॉफिट नहीं जनरेट किया। यहाँ तक कि एयरटेल की भी जो शुरुआती दौर में देखेंगे तो इट वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी। अमेजॉन ने 2014 तक प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया था, या अगर दिखाया भी था तो बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट ही दिखाया था। तो प्रॉफिटेबिलिटी का एक कंसर्न रहा और पेटीएम के सीईओ ने कहा कि आने वाले अगले कुछ और सालों तक वो प्रॉफिट कंपनी नहीं कमाएगी। इनफैक्ट कई एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि FY30 तक 2030 तक ये कंपनी प्रॉफिट्स पोस्ट नहीं करेगी। तीसरा जो रीजन है बिजनेस विजिबिलिटी। अगर आप देखिए तो पेटीएम कई एरियाज में काम कर रही है पेमेंट सर्विसेज के अलावा, जैसे कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज एटसेट्रा, लेकिन वहां पर वो कुछ खास नहीं कर रही है और मेन उसका बिजनेस पेमेंट सर्विसेज ही है, वहीं से वो मैक्सिमम रेवेन्यू कमा रही है। चौथा जो रीजन है वो है कि पेमेंट सर्विसेज में टफ कंपटीशन। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई सारी कंपनीज आ गई हैं पेमेंट में, इसमें गूगल भी है, अमेजॉन भी है, भारत पे है और तरह तरह की कंपनियां आ गई हैं जो इसको पेमेंट सर्विसेज में टफ कंपटीशन दे रही हैं, जो कि इसका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है फिलहाल। तो ये बात सही है कि पेमेंट के फील्ड में वो एक लीडर है और उसके 33 करोड़ यूजर्स हैं और 2 करोड़ उसके जो है दुकानदार या मर्चेंट्स हैं जहां से वो रेवेन्यू कमा रही है। ये बात सही है कि वो पेमेंट सर्विसेज में लीडर है, लेकिन वहां पे कुछ खास जो प्रॉफिट कमाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि यूपीआई के आने के बाद और इतने सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के आने के बाद वहां पर ज्यादा अच्छा वहां पर फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और इसी वजह से जो मैक्वायर रिसर्च है उसने इसके बारे में नेगेटिव कमेंट दिया है, इसकी रेटिंग को अंडर परफॉर्म, जो कि लोएस्ट ग्रेड की रेटिंग होती है किसी भी इशू के लिए, वो दी है। साथ में उन्होंने कहा है कि इसके जो आने वाले कई सालों तक वो प्रॉफिट के साथ अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाएगी, यानी कि अगर वो बिजनेस बढ़ाएगी तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी और प्रॉफिट कमाएगी तो बिजनेस नहीं स्केल कर पाएगी। साथ में उन्होंने उसे कैश गजलर कहा है, यानी कि ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा कैश को बर्न करती है और कई सालों तक बर्न करती रहती है। तो प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आईपीओ में, तो फिर इस स्टॉक के 75% स्टॉक को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों होल्ड कर रहे हैं? वो ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं? कंपनी ने अपने टोटल शेयर के सिर्फ 10% ही आईपीओ में लाए हैं और उस 10% में से जो 75% जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उसको लिया है और 25% शेयर जो है एचएनआई और रिटेल हमारे आपके जैसे लोगों ने खरीदा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका लायन शेयर है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है। और अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के पास 45% स्टॉक्स हैं और उन्होंने इस पेटीएम के आईपीओ में
जो है 2150 रुपीज़ पर शेयर के रेट से स्टॉक खरीदे हैं और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। जैसे आप देखिए, ब्लैक रॉक ने करीब 1050 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है। वहीं बिरला म्यूचुअल फंड इंडिया के उन्होंने 550 करोड़ इन्वेस्ट किया है। अगर आप देखिए तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने भी करीब 450 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है। साथ में अबू धाबी जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने भी इसमें पैसा लगाया है। तो बड़े बड़े लोगों ने, एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया है और टोटल 45% जो स्टॉक है वो एंकर इन्वेस्टर्स ही होल्ड कर रहे हैं। तो ये एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं दोस्तों? इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे शॉपर स्टॉप और अमेजॉन की जो सेल लगती है तो पहले के शुरू के कुछ दिन वो अपने मेंबर्स को जो है सेल देते हैं और उसके बाद बाकी जनता को खरीदने देते हैं। तो उसी तरीके का सिस्टम होता है कि जो लोग कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड है, आईपीओ में इंटरेस्टेड है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग कंपनीज, उनको इनवाइट किया जाता है और एक रेट एग्री करके उस रेट पर उन कंपनीज को आईपीओ से एक दिन पहले स्टॉक दिया जाता है। तो ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक मैसेज होता है, एक सिग्नल देने की कोशिश होती है कि देखिए हमारे आईपीओ में इतने लोग इंटरेस्टेड है। तो 122 एंकर इन्वेस्टर्स ने 3.83 करोड़ पेटीएम के शेयर्स खरीदे आईपीओ में 2150 के रेट से। और एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में आपको एक चीज और बता देता हूं कि इनके ऊपर एक कंडीशन होती है कि 30 डेज तक वो स्टॉक को बेच नहीं सकते। तो इन एंकर इन्वेस्टर्स को क्या कहानी पता है ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा, ये उनको ही पता है। ये पेटीएम वाले और एंकर इन्वेस्टर्स के बीच की बात है। आप एक बात समझिए कि ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं ये कोई बुल ट्रैक का वीडियो देखकर पैसे करोड़ों रुपए नहीं लगाते हैं। ये जब इन्वेस्ट करते हैं आईपीओज में तो इनको बकायदा एक मीटिंग अरेंज की जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनको प्रेजेंट किया जाता है, कंपनी का फ्यूचर डायरेक्शन, कंपनी का फ्यूचर प्लान इनको शेयर किया जाता है और अगर वो कन्विंस होते हैं तब कहीं जाकर वो अपने करोड़ों रुपए आईपीओज में लगाते हैं। तो उन पेटीएम और उन एंकर इन्वेस्टर्स के बीच में क्या शेयर किया गया है ये सिर्फ उन्हीं को पता है, ये आपको और हमें नहीं पता है। हम सिर्फ गैस कर सकते हैं कि किस स्टोरी के बेसिस पर उन्होंने करोड़ों रुपए इस आईपीओ में लगाए। तो क्या हो सकता है वो गोल्ड माइन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो गोल्ड माइन है बैंकिंग लाइसेंस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पेटीएम अभी पेमेंट बैंक है। जो पेमेंट बैंक और जो नॉर्मल बैंक होते हैं एचडीएफसी ऐसे, उनमें अंतर क्या होता है कि पेमेंट बैंक जो है पैसे थोड़ा बहुत का लेन देन तो कर सकते हैं लेकिन वो क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं या लोन नहीं दे सकते हैं या बड़े लोन नहीं दे सकते हैं। तो अभी पेटीएम का जो स्टेटस है वो पेमेंट बैंक का स्टेटस है, लेकिन पेटीएम ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है और उस लाइसेंस मिलने के बाद वो लेंडिंग के फील्ड में आ जाएंगे। हालांकि वो बड़े लोन नहीं दे पाएंगे लेकिन छोटे छोटे लोन दे पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप पेटीएम के ऐप में जाके देखेंगे तो आपको वहां पर बाय नाउ पे लेटर टाइप की स्कीम दिखेगी जो ऑलरेडी एक स्मॉल लेंडिंग टाइप की एक्टिविटी है। तो मेरे अनुमान के हिसाब से यही एक एरिया लगता है जिसमें उन एंकर इन्वेस्टर्स को बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिसके बेसिस पर उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए। इसके साथ साथ अब देखेंगे कि कुछ दिनों में पेटीएम जो है इंश्योरेंस के फील्ड में भी आएगा और वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स दूसरे के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स नहीं बेचेगा, वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खुद भी बनाएगा। इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और साथ ही म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज के बिजनेस में भी एनॉर्मस ग्रोथ की पोटेंशियल है। लेकिन दोस्तों मैं ये सब चीजें जो आपको बता रहा हूं ये सब बहुत इन्फेंसी के स्टेज में है और आने वाले सालों में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन एक्सपेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और उस पे ही काफी कुछ कंपनी के फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो मैं नहीं मानता कि बिना किसी कॉन्क्रीट प्लान के इन एंकर इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इस कंपनी के आईपीओ में लगा दिए जबकि रिटेल को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा। और अब मजे की बात देखिए कि 2017 में एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी ने पेटीएम के बारे में क्या बोला था। उन्होंने कहा था कि दिस कंपनी हैज नो फ्यूचर और आज की डेट में एचडीएफसी बैंक जो है पेटीएम का पार्टनर बन गया है बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए। तो पेटीएम की स्ट्रेटजी क्या है कि वो पेमेंट सर्विसेज और वॉलेट्स को यूज करके कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स की तरफ खींचेगा और फिर उन्हें चैनलाइज करेगा बैंकिंग सर्विसेज और दूसरे सर्विसेज की तरफ जिसके थ्रू वो रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाएगा फ्यूचर में। तो ग्रोथ पोटेंशियल तो एनॉर्मस है। और आप एक और चीज देखिए कि
उनके पेमेंट सर्विसेज में तो बड़े सारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग में कौन कॉम्पिटिटर है? फिलहाल तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं दिखता। और अगर बन भी जाता है तो लिस्टेड होगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जब पब्लिक को इन्वेस्ट करना होगा और डिजिटल बैंकिंग के स्टॉक में करना होगा तो उनकी नंबर 1 चॉइस पेटीएम ही बनने वाली है आने वाले सालों में। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेरा क्या व्यू पॉइंट और ओपिनियन है इस स्टॉक के ऊपर। देखिए दोस्तों, पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मुझे ये जो पेटीएम ऐप है ये मुझे पसंद नहीं है, ये कंपनी भी एज ए कंपनी मुझे पसंद नहीं है और मुझे इनके सीईओ भी पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल बायस है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं इस बिजनेस और इस स्पेस को बहुत पसंद करता हूं और मुझे ये लगता है कि ये फ्यूचर की स्टोरी है। और मुझे ये भी लगता है कि कंपनी ने जानबूझकर रिटेल पे फोकस नहीं किया, वरना अगर ये चाहते तो तरह तरीके की मार्केट में खबरें और र्यूमर फैलाकर अपने आईपीओस को कई गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब करवा देते और आज उन्हें वो दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है ये सारी उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अभी भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर चाहिए और उनको पूरे शेयर नहीं मिले हैं, तो इस गिरावट में वो इस शेयर को खरीदेंगे। और आप देखिए आज के इतने ह्यूज वॉल्यूम में जहां 20% स्टॉक में गिरावट हुई है तो कौन खरीद रहा है? मुझे नहीं लगता कि रिटेल वाले इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। अगर आपने खरीदा है इस गिरावट में तो कमेंट करके बताइए, हमें पता चले कि कितने रिटेल वाले इस स्टॉक को इस गिरावट में खरीद रहे हैं। और आपने अगर बेचा है तो भी हमें बताइए, ताकि हमें एक अंदाज़ा लगे कि रिटेल वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं जितना डेटा देख रहा हूं और समझ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि रिटेल वाले बेच रहे हैं और इंस्टीट्यूशन वाले खरीद रहे हैं हेवी क्वांटिटी में। तो मैं इस स्पेस यानी कि डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं कि इंडिया में चाइना से 80% ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लोशन हो रहा है इस एरिया में। और आने वाले सालों में मेरा अनुमान है कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी और वो सिर्फ जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, जो बड़े लेंडिंग एक्टिविटी है, उन्हीं पर लिमिटेड होगी। और जो रिटेल वाला जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो गई है, हमें देखने को मिल रहा है। तो आप सोचिए कि अगर डिजिटल बैंकिंग में ग्रोथ होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? कौन है ऐसी कंपनी जो इसका एडवांटेज ले सकती है? जी हाँ, पेटीएम ही है वो कंपनी जो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेगी। अब आइए थोड़ी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं एग्री करता हूँ, वैल्यूएशन ज़्यादा है और कंपनी भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसने जानबूझकर इतना हाई वैल्यूएशन रखा। तो अब आप देखिए 20% स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो 20% तो वैल्यूएशन आपकी ऐसे ही कम हो गई। तो आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हमें इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए? मैं आपसे अपना व्यू पॉइंट शेयर करता हूं। मुझे लगता है कि इस स्टोरी को हमें अगले 10-15 साल के पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। और अगर आप इस स्पेस पर बेट करना चाहते हैं, जो कि मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, तो आपको इसे एक शॉट में इसे एक्यूमुलेट नहीं करना है। इसे आपको 3-4 साल तक एक्यूमुलेट करना है और आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप कि कितना आपको इसमें इस सेक्टर में काम होता हुआ दिख रहा है और ये कंपनी कितना उसको एनकैश कर रही है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप स्मॉल अमाउंट से 20% नीचे ऑलरेडी स्टॉक मिल रहा है, कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि अगले 3-4 दिनों में और शायद 10-15% नीचे गिर जाए तो स्टॉक ऑलरेडी आपको 30-35% नीचे मिल जाएगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा परसेंटेज इसमें लगाकर बैठ सकते हैं। अब अगला जो आपको चीज़ देखनी है वो ये है कि 30 डेज के बाद एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होगा। अब जैसे ही उनका लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो उनका क्या एक्शन होता है? अगर उन्हें कोई लालच देकर इन्वेस्ट कराया गया है तो 30 दिनों के बाद तो वो एग्जिट कर जाएंगे। आप वो डेटा देख सकते हैं। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उनको भी कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है, अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। एक और जो ट्रिगर है जो अगले कुछ महीनों में हमें देखने को मिल सकता है वो ये है कि ये इसका अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर है और ये टॉप 40 कंपनीज में आ जाता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये निफ्टी के पार्ट बन जाएगा और जैसे ही निफ्टी का पार्ट बनेगा ऑटोमेटिकली इस स्टॉक में बाइंग होनी शुरू हो जाएगी, जैसा कि हमने जोमेटो में देखा जिसे MSCI इंडेक्स में ऐड किया गया। तो ये एक अगले कुछ महीनों का एक ट्रिगर है, हो सकता है इस स्टॉक के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए वो होगा फुल फ्लेजेड बैंकिंग लाइसेंस। जिस दिन इस कंपनी को
वो लाइसेंस मिल गया, वो इस कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और उसी के बेसिस पे मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स करोड़ों रुपए इस कंपनी में लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। जल्दी ही आऊँगा एक नए वीडियो के साथ।